कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की बात करती है, इससे भी मैं सहमत हूँ। मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, लेकिन ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर दूसरे धर्मों की बातें कम क्यों की जाती हैं? क्या उन दूसरे धर्मों पर कितना प्रकाश डालेंगे दादा से मैं दूसरे धर्मों पर प्रकाश डलवाना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, पहले तो ये गलतफहमी आप दूर कर लीजिए। मोदी जी ने कभी भी किसी भी टाइम जात पात का बात नहीं किया व्यक्तिगत, और उन पर आरोप लगाना। सर आप क्वेश्चन से भटक रहे हैं। सर आप क्वेश्चन सुने, हाँ आपने दूसरे एक्शन नहीं, राजीव मेट्रो स्टेशन से बैठने का होगा और आप ये कहें कि नहीं हम तो वहाँ से हुड्डा से बैठेंगे, तो कैसे बैठ जाएंगे सर उस ट्रेन में? मैंने जाति का वर्ड नहीं लिया था। सर आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आपने देखा कि कल ही हमारे यहाँ CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है, उसको लेकर कुछ लोग तो विरोध में हैं अभी, लेकिन उसका क्या कारण है जबकि ज्यादातर लोग सहमति में हैं? चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, कुछ लोग अभी भी क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध तो विपक्ष का तो काम था, विरोध करना विपक्ष तो करेगा, विपक्ष को तो वोट चाहिए, विपक्ष तो विरोध करेगा। लेकिन ये जो CCA जेन्युइन कारण बता सकते हैं आप विरोध का? नहीं, कारण उनको वोट चाहिए, कारण क्या उनको तो पब्लिक को भड़काने वाली बात करते हैं, वो तो सीधी बात को भी उल्टी लेकर चलते हैं। पब्लिक को भड़काने के लिए कोई तो कारण बताया होगा ना कि गैर मुस्लिम लोगों को नहीं दे रहे हैं या शरणार्थी, उसका क्या कारण? देखो वो तो उल्टी सीधी बात करते हैं, बयानबाजी उल्टा बयान देते हैं। जो काम सीधा होता है उसको उल्टा पेश करने की कोशिश करते हैं विपक्ष वाले, इसीलिए हमें वोट बैंक हमारा मजबूत हो जाए। लेकिन मोदी जी ने ये जो CCA लेकर के आए एंड टाइम पे, उन्होंने दिखा दिया है कि अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। वो कड़े से कड़े फैसले लेंगे देश के लिए, और देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री आना चाहिए जो कड़े से कड़े फैसले ले। और इलेक्शन से पहले उन्होंने जो फैसला लिया है अपना, ये सब राजनीतिक कैरियर ही उन्होंने दांव पे लगाया है। इस बार भी राजनीतिक कैरियर दांव पे लगाने के साथ ही उन्होंने फैसला लिया है कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर सीट पाऊंगा तो जितने फैसले होंगे कड़े से कड़े फैसले देश के लिए लूंगा मैं, और लेने भी चाहिए उनको। तो इसीलिए हम उनको चाहते हैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। आने वाले टाइम मोदी जी का बहुत अच्छा टाइम है, और देश के लिए जो बड़े कड़े फैसले लेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और जहाँ तक CCA का सवाल है, इसके अंदर किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। इसके अंदर लोग भ्रम में डाले कि नागरिकता जाएगी, इसमें नागरिकता जाएगी नहीं है किसी की, सबकी नागरिकता बरकरार रहेगी। साथ में इसमें कुछ जैसे आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, शरणार्थी हैं, उनके लिए ये लिया गया कि उनको नागरिकता दे दी जाएगी। उसमें एक चीज शामिल है कि हिंदू, सिख, ईसाई और बाकी लोग, मुस्लिम शामिल नहीं है। तो इसका कोई कारण आप लोग बताना चाहेंगे? कारण ये है ना कि भाई पाकिस्तान तो सिर्फ इसलिए बना था ना कि एक मॉडर्न कंट्री हमें अलग चाहिए, फिर यहाँ इनको पहले तो रुकना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, अब आप देखो जो पाकिस्तान बना था तो वहाँ 18% अन्य जातियां थी, जिनमें हिंदू भी हैं, सिख, ईसाई सब थे। आज कितने हैं पाकिस्तान में? 1.8%। और अब आपके इसमें अफगानिस्तान में तो 0 है, सरदारों में सिर्फ 5 है। हिंदू कम्युनिटी अफगानिस्तान में है नहीं। बांग्लादेश में आज मेरे ख्याल में मुश्किल से 5 से 6% हिंदू बचे हुए हैं, जो 22% होते थे। तो मेरा कहने का मतलब है उनको प्रताड़ना मिलेगी, जाएंगे कहाँ भाई? 56 कंट्री मोमडन्स के हो रखे हैं, 25 कंट्री जो अपने आप को ईसाई मानते हैं, और बाकी 60-65 कंट्री ऐसी हैं जो भी ईसाइयत को मानते हैं। हालांकि उन्होंने अपना धर्म ईसाइयत, देश को ईसाइयत नहीं मान रखा, लेकिन वो ही ईसाइयत है। तो जो 90 कंट्री बने, 56 कंट्री बने, इजराइल ने अपना यहूदी एक छोटा सा देश बना रखा है, तो क्या हिंदुओं के लिए एक अलग देश नहीं होना चाहिए? इसलिए CAA से किसी की नागरिकता नहीं जा रही। ये अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। इसके किसी भी एक भी पैरा में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसी भी एक मोमडन्स, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही इसमें। हाँ, नागरिकता मिलेगी जो 2014 से पहले प्रताड़ित होके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से जो भी कोई अल्पसंख्यक आया है उनको नागरिकता देने का काम है। तो उसमें इनको क्या तकलीफ है? इनको तो किसी में तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब चूंकि इनको अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना, पहले CAA का जब ड्राफ्ट पास हुआ था 12-13 महीने तक ये घेर के, 4-5 महीने तक घेर के बैठे रहे। परिणाम क्या निकला? देश की संपत्ति का नुकसान हो गया, बच्चों का कैरियर खराब हो गया, कुछ आगजनी वगैरह में आदमी मारे गए। इससे क्या होता है कि अब देखो विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि भाई 15 दिन बाद में आपका चुनाव
शुरू हो जाएंगे तो अपने को राजनीतिक लाभ क्या लेना, तो इससे कुछ लेना देना नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं। सर आप सहमत हैं क्या इन बातों से कि हाँ 100% समझ है। मेन है कि देखो सीए जो बिल आई थी वो 22 में वो दोनों सदन से पारित है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर है। मेन दिक्कत ये है कि उसमें कोरोना था, कोरोना के चलते जो है उसको जो है लागू नहीं किया गया और समय का भी दिया गया। अब इन लोग को विरोध कर रहे हैं जो पारित है। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि जो कानून मेरे कार्यकाल में पास होगा मैं खुद लागू करूंगा, और अमित शाह ने परसों घोषणा की कि इसको लागू कर दिया जाएगा। क्या आज इससे किसी भी तरह से किसी को खतरा है कि उनकी नागरिकता चली जाएगी? तो ये एक डर बना हुआ है कुछ लोगों में। ये तो भाई साहब बताए ना, ये विपक्षी में 2-3 पार्टी ही विरोध कर रही है, जिसका कि वोट बैंक खत्म है और कहीं से भी उसको जो है सीए तो आदमी को वो जो है बसाने का है। जो आदमी यहाँ बस चुके हैं ऑलरेडी 14 से यही हैं और उन्होंने दरखास्त दे रखा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, हम तो वो दरखास्त लाखों की संख्या में है। तो मोदी जी इस कानून को पास करके इम्प्लीमेंट करने का जो घोषणा किया है वो बहुत सराहनीय है और इसमें जो है सबको लॉस नहीं है, किसी को लॉस नहीं है। और लॉस क्या, झूठ अफवाह फैला रहा है, जैसे केजरीवाल की पार्टी, ममता की पार्टी, अखिलेश, इस सब का जमीन खिसक गया है। आज जो है बंगाल में जितना कुकर्म कर रहा है उससे जो है उस पार्टी को ही लॉस होगा। आज जो है वजूद खत्म हो गई, वजूद खत्म है और वजूद खत्म हो गया है। सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर जो बोल रहे हैं क्या आप इन बातों से सहमत हैं? जी हाँ, मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन चूंकि काफी अनुभवी व्यक्ति हैं दादा, मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मैंने धार्मिक बात की थी। धार्मिक आप केवल धर्म पर लाइन दीजिए। नहीं, धार्मिक का कहाँ सवाल है? नहीं सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सर दूसरा क्वेश्चन किया। बात तो सीए की हो रही है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको सीए से क्या प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं? नहीं, मैं इस विषय में नहीं, मेरा तो एक क्वेश्चन था कि चूंकि धर्म की बात हो रही थी, सीए की बात हो रही थी। धर्म की बात यहाँ नहीं है, कहीं भी धर्म की बात नहीं, ना है ना होगा, न कभी इस तरह की भाषा भी हुआ है। ये वही लोग करते हैं जिनका वजूद इस धरती पर नहीं है, वही लोग बात करते हैं। कहाँ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इससे क्या मतलब है? इससे कहीं भी कोई मतलब नहीं है। और लोग जिनका धरती खत्म हो गया, जगह नहीं है, कांग्रेस। सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? मतलब कि क्योंकि सीए में तो एक धर्म को लेकर कोई पर्टिकुलर नहीं बोला गया, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो 3 देश है ना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, तीनों ही मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। तो वहाँ पर क्या है, मुस्लिम लोगों के अलावा, क्योंकि उनको तो प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक हैं उन शरणार्थियों को हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ किसी को नहीं किया, हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ। तो इसलिए यहाँ पर जो शरणार्थी गैर मुस्लिम हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बंगाल से आए हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है। तो ये किसी तरह इसका ये तो नहीं मतलब हुआ ना कि हम मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आपने भी सही क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ पर जो है सपोर्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं। और जितने भी जो लोग हैं हमारे इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको एक तरीके से हमें नागरिकता दी जा रही है, उनकी एक गणना की जा रही है, उनको एक डायरी किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है कि हमारे देश के में लोग इतने हैं। अगर भविष्य में कभी और लोग आते हैं तो उनको हम पहचान कर सके कि ये कहीं कोई दूसरे देश से किस रूप में हमारे देश में आए हैं, ये एक जानकारी ली
जा सके, ये ठीक है बस। और मेरा आखिर क्वेश्चन क्या कारण है, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई सवाल करते हैं या किसी भी मुद्दे की बात हो रही होती है तो लोग मुस्लिम और हिंदू पर आ जाते हैं। हाँ। तो इसका क्या कारण है, क्यों दिमाग में हमारे ये चीजें भरी हुई हैं कि कुछ भी बात है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात जरूर होनी है। हाँ, ये बात आपने बहुत सही करी कि क्यों जो है मुस्लिम हिंदू की बात करते हैं लोग। क्या है, चूंकि यहाँ पर जो माइनॉरिटी में है वो ज्यादातर संख्या किसकी है, अल्पसंख्यक में अगर कोई ज्यादा बहुल है तो वो मुस्लिम का है। चूंकि कहीं पर किसी भी देश में केवल हमारे देश में नहीं, अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो कहीं पर भी अगर माइनॉरिटी रहती है तो वो एक संगठित रहती है, उस पर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के प्रेशर रहते हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे और किसी तरीके के हो। जो बाहुल लोग होते हैं उनका थोड़ा सा प्रभाव रहता है, वो प्रभावशाली रहते हैं, हर देश में रहते हैं। इसी प्रभाव के कारण तो सीएए के ही नहीं है, ये केवल इंडिया में नहीं है, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है तो वो भी वहाँ प्रभावित है। इसीलिए तो उन अल्पसंख्यकों शरणार्थियों को यहाँ पर सीएए के द्वारा नागरिकता दी जा रही है। बिल्कुल। तो इसका विरोध क्यों? नहीं, तो इसका विरोध कहाँ लोग कर रहे हैं, राजनीतिक स्तर पे विरोध हो रहा है, इसका पब्लिक कोई विरोध नहीं कर रही है ना, ये राजनीतिक स्तर पे विरोध है। मैं केवल इसकी ही बात नहीं कर रहा था, मैं इसमें चर्चा और बढ़ाना चाह रहा था कि केवल अल्पसंख्यक में ना केवल मुस्लिम को ना लेके अगर हिंदुइज्म के अलावा जैनिज्म है, सिखिज्म है या और है, बुद्धिज्म है और अलग कई सारे जो है माइनॉरिटी है ना, क्या उन लोगों के लिए भी, चूंकि दादा से सवाल था कि उन लोगों के बारे में भी सरकार उतना क्यों नहीं सोच पाती, केवल हिंदू राष्ट्र करने पर ही क्यों है भाई, और भी चीजें तो बचती हैं। ये भी तो हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि ये गलतफहमी हो। वो भी, अगर आपको देखिए कुछ पाना है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ, ये क्लियर कर दूं, लेकिन अगर आप एज अ होल बात करें, ठीक है, आपको कुछ पाना है तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। अगर आपके घर में एजुकेशन से शुरुआत होती है, शिक्षा से, आप शिक्षा ही नहीं देंगे, आगे आपका परिवार कैसे बढ़ेगा? फिर किसी की भी गवर्नमेंट हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, क्या आप कहेंगे हिंदू धर्म के लोग सब अमीर हैं या सब रिच हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो उन लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना, वो कैसे क्या कर पाएंगे? आप एक मैकेनिकल बीटेक इंजीनियर से गाड़ी स्टार्ट कराइए और उससे पूछिए कि भाई साहब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, और एक जिस व्यक्ति ने इलिटरेट है, जिसने बचपन से पढ़ाई नहीं करी लेकिन दुकान पर सीखा, एक वर्कशॉप में सीखा, और उससे कहो कि इसमें चाबी लगाइए और इस कार में बताइए कि क्या दिक्कत है, आप किसी एक्सपीरियंस होल्डर से अपनी गाड़ी रिपेयर कराएंगे या मैकेनिकल बीटेक वाले से कराएंगे जिसको नहीं पता है, एक्सपीरियंस नहीं है? तो एक्सपीरियंस अपनी जगह बहुत वैल्यूएबल है। इस देश की जनता में जो गरीब लोग हैं वो केवल और केवल एक्सपीरियंस के आधार पर है। अगर टेम्पू, बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल जितनी भी जो संभाल रहे हैं वो केवल और केवल अनुभवी और अनपढ़ लोग संभाल रहे हैं, और जो बीटेक लोग हैं वो 5,000 10,000 रुपए की नौकरी के लिए प्राइवेट लोगों के चक्कर काट रहे हैं। क्या ये सत्य है या नहीं? सत्य है। आप मेरी बात से सहमत हैं? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।